नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने 8 प्रमुख क्षेत्रों में ढांचागत सुधारों की घोषणा की। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई। कोयला और खनन निजी क्षेत्र के लिए खोले गए। देशव्यापी पूर्णबंदी का तीसरा चरण आज समाप्त हो रहा है। पंजाब सरकार ने पूर्णबंदी 31 मई तक बढ़ाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों के लिए कोविड-19 के प्रबंधन और निपटने की तैयारियों से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के आवागमन पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया। रेल मंत्री ने कहा, रेल नेटवर्क से जुड़े सभी जिलों से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने के लिए तैयार। वंदे भारत मिशन के तहत संयुक्त अरब अमारात से आज 3 उड़ानें भारत पहुंच रही हैं। आईएनएस जलाश्व माले से 588 भारतीयों को लेकर आज दोपहर कोच्चि पहुंचेगा और चक्रवात उम्पुन के तेज चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी दी। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी निखिल कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित आर्थिक पैकेज के सिलसिले में कल कई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में आर्थिक पैकेज के चौथी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि इसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए नीतिगत और ढांचागत सुधारों पर विशेष जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 8 क्षेत्रों कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागर विमानन, बिजली वितरण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए ढांचागत सुधार किए जाएंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा ताकि उनके कामकाज में और सुधार हो, बेहतर प्रोडक्ट बन सकें, सेना को और अच्छे हथियार मिल सकें, दुनिया भर के देशों पर हमारी निर्भरता कम हो। और दूसरा रिफॉर्म्स जहां एफडीआई लिमिट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, वो स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 49% से बढ़ाकर 74% कर दी जाएगी। अनुबंध प्रबंधन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा और जो GSQRs हैं वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स की, उसको भी व्यवहारिक बनाने का काम किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश में विमानों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग के लिए कर ढांचे को और तर्कसंगत बनाएगी। अभी तक विमानों को रखरखाव और मरम्मत के लिए विदेशों में भेजना पड़ता था। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार बिजली वितरण कंपनियों के लिए जल्द ही एक शुल्क नीति बनाएगी जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों और बिजली उद्योग को बढ़ावा देने और उसके सतत विकास पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। श्री अनुराग ठाकुर ने एक अन्य बड़े सुधार का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार अस्पतालों जैसी सामाजिक अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देगी। सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र की इन्वेस्टमेंट को बल देने के लिए कुछ बदलाव उसमें किए गए। वायबिलिटी गैप फंडिंग में 30% केंद्र और 30% राज्य सरकारें उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में देंगी। इससे इस क्षेत्र को बल मिलेगा, लेकिन बाकी सेक्टर्स में 20% ही रहेगा और इसमें कुल मिलाकर सामाजिक बुनियादी ढांचे के इस सेक्टर के वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए लगभग 8100 करोड़ रुपए का आउटले किया गया है और इन प्रोजेक्ट को राज्य और केंद्र की सरकारें प्रपोज करेंगी। नागर विमानन क्षेत्र में सुधारों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने भारतीय वायु क्षेत्र का केवल 60% वाणिज्यिक उड़ानों के लिए उपलब्ध होने का उल्लेख करते हुए घोषणा की कि अधिक वायु क्षेत्र की उपलब्धता के लिए प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से इस क्षेत्र को 1000 करोड़ रुपए का लाभ होगा क्योंकि इससे वाणिज्यिक उड़ानों के लिए ईंधन और समय में काफी कटौती हो सकेगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के 6 और हवाई अड्डों की नीलामी सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत की जाएगी।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत 6 में से 3 हवाई अड्डों का अनुबंध प्रदान किया है और इसमें से जहां पहले 540 करोड़ रुपया आता था प्रतिवर्ष, अब 1000 करोड़ रुपया आता है और इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डाउन पेमेंट भी लगभग 2300 करोड़ रुपए की मिलेगी। ये एनुअल रेवेन्यू जो 6 एयरपोर्ट्स का है और 6 और एयरपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है दूसरे राउंड की बिडिंग के लिए। इसका बिड प्रोसेस भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अतिरिक्त निवेश जो हम इस प्राइवेट प्लेयर्स के माध्यम से देख रहे हैं निजी क्षेत्र में, ये 12 हवाई अड्डों में पहले और दूसरे चरण में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश 12 हवाई अड्डों में आएगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्वचालित रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हथियारों और उनके कलपुर्जों की सूची बनाई गई है जिनका अब आयात नहीं होगा और उनका उत्पादन स्वदेश में ही किया जाएगा। सरकार इस तरह के आयात को रोकने के लिए वार्षिक आधार पर योजना बनाएगी और उसे अधिसूचित भी करेगी। वित्त राज्य मंत्री ने राजस्व बंटवारे की प्रणाली के जरिए कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इससे कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी। जो प्रति टन पहले जितने रुपए मिलते थे उसकी बजाय अब राजस्व साझा करने की बात आएगी और जैसे पहले जो स्टील प्लांट चलाते थे, बिजली का उत्पादन करते थे, केवल उनको मिलता था। इसके लिए ओपन ऑप्शन भी होगी ताकि ओपन मार्केट में सेल कर सकें, ज्यादा लोग इसमें आए, ज्यादा इसका खनन हो सके। लगभग 50 ऐसे नए ब्लॉक्स खनन के लिए नीलामी पर आने वाले समय में उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसमें अपफ्रंट पेमेंट की सीलिंग होगी। इसके अलावा जो पार्शली एक्सप्लोर्ड थे हमारे खदान, उनको भी देने का काम किया जाएगा ताकि उनका भी खनन और किया जा सके और उसका लाभ भी मिले। आधारभूत ढांचे के डेवलपमेंट के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र खोलने की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। अनुमानित नीति लाकर हम अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ा सुधार लाएंगे और यही नहीं, निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसरो की सुविधाएं या जो एसेट्स हैं उनको इस्तेमाल का प्रावधान करेंगे ताकि वे अपनी क्षमता बढ़ा सके और उपलब्धियों भरा हमारा आने वाला समय अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़ी हुई, चाहे वो सेवाएं हो या बाहरी अंतरिक्ष यात्रा जैसे प्रोजेक्ट्स हो, इनमें भी निजी क्षेत्र आगे बढ़कर आए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। उदार जियोपॉलिटिकल डाटा पॉलिसी हम लेकर आएंगे रिमोट सेंसिंग डेटा के लिए ताकि टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स, विशेष तौर पर स्टार्टअप्स जो इस पर काम करते हैं, उनको विदेशी कंपनियों पर निर्भर न रहना पड़े। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़े सुधार की घोषणा करते हुए वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि चिकित्सा संबंधी उपकरणों के उत्पादन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। मेडिकल आइसोटोप्स का उत्पादन करने के लिए पीपीपी मोड में रिसर्च रिएक्टर्स का स्थापना करेंगे और इससे कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी इससे पहले लगातार दुनिया भर के देशों को यहां से मेडिसिन देने का काम किया हो, उस दिशा में भी हम कदम आगे बढ़ा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा कल घोषित आर्थिक उपायों का स्वागत किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इस घोषणा में कोयला, खनिज, रक्षा, उड्डयन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि घोषित उपायों और सुधार कार्यक्रमों से रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे और आर्थिक बदलाव में मदद मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आर्थिक पैकेज की घोषणाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इन फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। श्री अमित शाह ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का प्रधानमंत्री का मंत्र पिछले 6 वर्षों से देश के विकास की कुंजी रहा है। गृह मंत्री ने कोयला उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने में प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए कदमों के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक मजबूत, सुरक्षित और सशक्त भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है। कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का स्वागत करते हुए कहा कि इससे इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव आएगा। ये पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स है। दुनिया में हम 3rd लार्जेस्ट रिसोर्स है कोयला में, फिर भी हम इंपोर्ट करते थे। इसके 2 कारण था। हमारा एक्सप्लोरेशन नहीं होता था। 1 बिलियन टन
ये 23-24 तक वो अचीव करें और बाकी जो शॉर्टफॉल है वो हम निजी क्षेत्र से करने का एक प्रस्ताव रखे। 5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अभी है, वो 10 करोड़ होने वाला है और जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूशन हो रहा है। आज के दिन में कोयला और खनन से 4.1 लाख करोड़ हो रहा है, अभी वो 8 लाख करोड़ हो गया, मीन्स डबल। यही आत्मनिर्भर भारत है, यही प्रधानमंत्री जी का सोच है। उद्योग संगठन एसोचैम और फिक्की ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज के चौथे भाग में घोषित उपायों का स्वागत किया है। फिक्की अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी ने कहा है कि सरकार संकट को देश के लिए अवसर के रूप में बदल रही है। उन्होंने कहा कि घोषित उपाय भारतीय उद्योग जगत के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने और बड़े व्यवसायों तथा स्टार्टअप उद्यमों को समान मजबूती देने की दिशा में हैं। ये उपाय लंबी अवधि की आर्थिक वृद्धि का आधार तय करेंगे और सेक्टरों पर केंद्रित होंगे जो देश का भविष्य तय करने में मदद कर सकते हैं। फिक्की के महासचिव दिलीप चिनॉय ने कोयला और खनन क्षेत्र के लिए किए गए फैसलों का स्वागत किया है। कोल सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग अलाउ करने का और रेवेन्यू शेयर मॉडल में जाने का एक बहुत ही अच्छा कदम है और इस सेक्टर में बहुत ही निवेश लाएगा और कोल की जो माइनिंग है उसकी बहुत बढ़ोतरी होगी और डोमेस्टिक नीड्स हैं वो एक तरीके से पूरे होंगे। दूसरा, माइनिंग सेक्टर में उन्होंने जो कंपोजिट लाइसेंस की बात की थी, एक्सप्लोरेशन, माइनिंग और प्रोडक्शन, ये बहुत कंपनीज के लिए फायदेमंद होगा और साथ में एल्यूमिनियम कंपनीज को जो बॉक्साइट और कोल का उन्होंने ज्वाइंट प्रोजेक्ट किया है वो उनके लिए श्योरिटी लाएगी और एल्यूमिनियम प्रोडक्शन पे बढ़ोतरी करेगी। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित नीतिगत फैसलों से स्पष्ट होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार कोविड-19 के कारण वैश्विक स्वास्थ्य संकट से विचलित हुए बिना साहसिक आर्थिक सुधार के संकल्प पर अडिग है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण मानवीय और आर्थिक संकट से निपटने के लिए पहले घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज सहित प्रमुख आर्थिक सुधारों से 130 करोड़ भारतीयों का विश्वास बढ़ा है तथा केंद्र और राज्यों के मजबूत नेतृत्व की बदौलत हिम्मत के साथ किसी भी संकट से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आयुध कारखानों के निगमीकरण और रक्षा उत्पादन में घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने से आत्मनिर्भर भारत बनाने में काफी मदद मिलेगी। कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के तीसरे चरण का आज अंतिम दिन है। चौथे चरण के लॉकडाउन के बारे में अभी घोषणा की जानी है। इस महीने की 12 तारीख को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पूर्णबंदी का चौथा चरण नए नियमों के साथ पूरी तरह से अलग होगा। उन्होंने कहा था कि राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर चौथे चरण की पूर्णबंदी के बारे में 18 मई से पहले लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। 19 मार्च को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी। 22 मार्च को हुए जनता कर्फ्यू का उद्देश्य नागरिकों को लंबे लॉकडाउन के लिए तैयार करना था। जनता कर्फ्यू के 2 दिन बाद 24 मार्च को लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने 14 अप्रैल तक 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन की घोषणा की। पहले चरण के लॉकडाउन के आखिरी दिन 14 अप्रैल को श्री मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा की थी। 3 मई से फिर 14 दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया था। 12 मई को राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज और चौथे चरण के लॉकडाउन के बारे में उल्लेख किया था। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों, विभिन्न देश के नेताओं और देश के विभिन्न क्षेत्र के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत जारी रखी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है कि राज्य में पूर्णबंदी 31 मई तक जारी रहेगी। हालांकि राज्य सरकार कल से कर्फ्यू की पाबंदियां हटा लेगी। फेसबुक पर बातचीत में उन्होंने कल से गैर संक्रमण वाले क्षेत्रों में सीमित सार्वजनिक परिवहन और अधिकतम संभव छूट देने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि संक्रमित क्षेत्रों में कड़ाई से सील रखे जाएंगे ताकि गैर संक्रमण वाले क्षेत्रों में दुकानें और छोटे व्यापार फिर से शुरू किए जा सकें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पूर्णबंदी के चौथे चरण के लिए केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए छूट के ब्यौरे की कल तक की घोषणा की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, मोहे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर।
सरकार ने 8 प्रमुख क्षेत्रों में ढांचागत सुधारों की घोषणा की। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई। कोयला और खनन निजी क्षेत्र के लिए खोले गए। देशव्यापी पूर्णबंदी का तीसरा चरण आज समाप्त हो रहा है। पंजाब सरकार ने पूर्णबंदी 31 मई तक बढ़ाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों के लिए कोविड-19 के प्रबंधन और निपटने की तैयारियों से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के आवागमन पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे रेल नेटवर्क से जुड़े सभी जिलों से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने के लिए तैयार। वंदे भारत मिशन के तहत संयुक्त अरब अमारात से आज 3 उड़ानें भारत पहुंच रही हैं। आईएनएस जलाश्व माले से 588 भारतीयों को लेकर आज दोपहर कोच्चि पहुंचेगा और चक्रवात उम्फेन के तेज चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रबंधन और निपटने की तैयारियों से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में निगरानी, रोकथाम और नैदानिक प्रबंधन संबंधी उपाय शामिल हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 की निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए और अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में धारा 144 लागू करने सहित नियंत्रण के कड़े मानक अपनाए जाने चाहिए ताकि लोगों का अपने घरों में ही रहना सुनिश्चित हो सके। ये भी कहा गया है कि ज्यादातर शहरों और कस्बों में कोरोना की निगरानी प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों जैसी संगठित नहीं है। दिशा निर्देश में बताया गया है कि निगरानी और संपर्क की जानकारी से संबंधित निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों, एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, नगर निगम स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मचारियों, सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों और अन्य स्वयंसेवकों की पहचान करना शामिल है। इसमें कहा गया है कि चिन्हित निगरानी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी या कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें कोविड-19 के बारे में जानकारी देने पर जोर दिया जाएगा। हाथ धोने सहित कोरोना बचाव से संबंधित आवश्यक परामर्श दिए जाएंगे। स्वस्थ श्वसन प्रणाली, पर्यावरण की दृष्टि से साफ सफाई और मास्क के उपयोग पर भी जानकारी दी जाएगी। सुरक्षित दूरी बनाए रखना एक प्रमुख चुनौती होगी क्योंकि बहुत से लोग कम जगहों में रह रहे हैं। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किसी वैकल्पिक या अस्थायी स्थानों पर ले जाने के लिए आपात योजना भी तैयार किया जाना चाहिए। केंद्र ने सभी राज्यों से प्रवासियों की वापसी की जानकारी लेने और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए ऑनलाइन पोर्टल राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS का उपयोग करने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रवासियों की वापसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और फंसे लोगों की सुचारू वापसी सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS पोर्टल पर ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी और इससे प्रवासियों को भेजने और प्राप्त करने वाले राज्यों और जिलों को ऑनलाइन स्वीकृति देने में मदद मिलेगी। ये प्रणाली राज्यों के बीच संपर्क भी करेगी और श्री भल्ला ने कहा कि इससे कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए संक्रमितों का पता लगाने में सहायता मिलेगी। इस पोर्टल पर मोबाइल नंबर सहित प्रवासियों से संबंधित जानकारी और उनके प्रस्थान और गंतव्य जिले तथा यात्रा तिथि की जानकारी अपलोड रहेगी। श्री भल्ला ने कहा कि राज्य मालूम कर सकेंगे कितने लोग बाहर जा रहे हैं और कितने अपने गंतव्य राज्यों पर पहुंच रहे हैं। संक्रमितों से संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने में मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है। सरकार ने कहा है कि रेलवे प्रवासी कामगारों की सुरक्षित और तेज वापसी सुनिश्चित करने के लिए रेल नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक जिले से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने को तैयार है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश के जिला कलेक्टरों से फंसे श्रमिकों और उनके गंतव्य स्थलों की सूची तैयार करने और राज्य नोडल अधिकारी के जरिए
रेल विभाग को आवेदन भेजने को कहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे प्रत्येक दिन 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने में सक्षम है। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अपने गृह राज्य जाने के इच्छुक श्रमिकों के बारे में प्रत्येक जिले से जानकारी मिलने के बाद रेलवे इन रेलगाड़ियों के परिचालन की दिशा में कार्रवाई करेगा। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अब तक रेलवे 15 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्य तक पहुंचा चुका है। इसके लिए लगभग 1150 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया गया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रेलवे इससे दोगुनी संख्या में प्रवासियों को प्रतिदिन आसानी से ले जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रक, मोटरसाइकिल और अन्य असुरक्षित माध्यमों से राज्य में लौट रहे प्रवासी कामगारों की सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों से पैदल न चलने और परिवहन के असुरक्षित माध्यमों का उपयोग न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मजदूरों को धीरज रखना चाहिए क्योंकि सरकार फंसे हुए श्रमिकों को रेलगाड़ी से लाने और उन्हें सरकारी बसों से सुरक्षित पहुंचाने का काम कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। वंदे भारत मिशन के तहत आज संयुक्त अरब अमारात से फंसे भारतीयों को लेकर 3 उड़ानें स्वदेश आ रही हैं। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण कल से शुरू हुआ। एक रिपोर्ट। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में इस महामारी के बीच विदेश में फंसे लोगों का स्वदेश जाना जारी है। आज संयुक्त अरब अमीरात से 3 उड़ानें फिर से केरला जाएंगी। दुबई से एक विमान कन्नूर और दूसरी कोची और अबू धाबी से एक विमान और कोची के लिए रवाना होगी। गर्भवती महिलाएं, मुश्किल में फंसे श्रमिक वर्ग, मेडिकल इमरजेंसी केसेस और बुजुर्गों को एक बार फिर भेजने में प्राथमिकता दी जाएगी। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। भारतीय नौसेना का जहाज INS जलाश्व मालदीव की राजधानी माले से 588 भारतीयों को लेकर आज कोच्चि पहुंचेगा। यह जहाज कल माले से रवाना हुआ था और इसके आज दोपहर बाद कोच्चि पहुंचने की उम्मीद है। यात्रियों में 6 गर्भवती महिलाओं सहित 70 महिलाएं और 21 बच्चे शामिल हैं। विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के समुद्र सेतु मिशन के अंतर्गत यह जहाज दूसरी बार मालदीव से भारत आ रहा है। पिछले रविवार को इससे 668 लोग आए थे, जबकि नौसेना का दूसरा जहाज INS मगर 202 भारतीयों के साथ मंगलवार को कोच्चि पहुंचा था। आज की यात्रा से मालदीव से भारत वापसी का समुद्र सेतु मिशन फिलहाल पूरा हो जाएगा। माले में भारतीय उच्चायुक्त ने कहा है कि नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई तथा अन्य राज्यों के निवासियों को भारत ले जाने के लिए एयर इंडिया की उड़ान की योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें मालदीव सरकार ने निष्कासित कर दिया है या जिन्हें आपात चिकित्सा की जरूरत है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, फंसे हुए पर्यटकों और निधन जैसी पारिवारिक आपात स्थिति से प्रभावित लोगों को भी वरीयता दी जाएगी। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान उम्पुन के अगले 12 घंटों में और तेज होने और कल सुबह तक अत्यधिक तीव्र चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने इसके असर से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना, कोलकाता, पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर, हावड़ा और हुबली सहित पश्चिम बंगाल के तटवर्ती जिलों में इसके असर से मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। चक्रवात के कल ओडिशा तट से टकराने की आशंका है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चक्रवाती तूफान के असर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। ओडिशा में संभावित चक्रवात को ध्यान में रखते हुए ओडिशा के 12 जिले के लिए सतर्क सूचना जारी की गई है। खासकर 4 तटीय जिले बालेश्वर, भद्रक, जगतसिंहपुर, केंद्रपड़ा के जिलाधीशों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने चर्चा कर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने को कहा है। आवश्यक पड़ने पर लोगों को स्थानांतरित करने की भी चर्चा की गई है। चक्रवात की स्थिति पर सरकार की तरफ से नियमित रूप से नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही पुलिस, अग्निशमन विभाग, NDRF टीम के साथ प्राथमिक चर्चा की गई है। संभावित प्रभावित होने वाले जिलों में सरकारी छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है। चक्रवात की स्थिति से निपटने के लिए ऊर्जा जल संसाधन विभाग को सतर्क करा दिया गया है। मछुआरों को गहरे समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इतिश्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश भर में अब तक कुल 30,153 कोरोना वायरस रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं और इस महामारी से ठीक होने की दर 35.28% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2,233 रोगी स्वस्थ हुए हैं
और 3,970 नए मामले सामने आए हैं, जिससे इनकी कुल संख्या 85,950 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना बीमारी से 103 रोगियों की मौत हुई है, जिससे देश भर में मृतकों की संख्या 2,752 हो गई है। मध्य प्रदेश में भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड-19 के उपचार के लिए औषधि परीक्षण के आशाजनक परिणाम सामने आए हैं। एम्स भोपाल में पिछले कुछ दिनों से माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू का परीक्षण कोविड रोगियों पर किया जा रहा था। आधिकारिक जानकारी के अनुसार माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू नामक इस दवा का नैदानिक परीक्षण एम्स में 3 गंभीर कोविड-19 रोगियों पर अत्यधिक सफल रहा है। एम्स निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से ये परीक्षण चल रहे थे और इसके परिणाम भी अच्छे मिले हैं, क्योंकि परीक्षण के लिए नामांकित 4 मरीजों में से 3 पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एम्स भोपाल अब जल्दी ही कोविड-19 के उपचार के लिए जापान में उपयोग की जाने वाली दवा फेविपिरवियर का उपयोग करने की तैयारी भी कर रहा है। माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू का उपयोग कुष्ठ रोग के उपचार में किया जाता है और हाल ही में काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने कोविड-19 के रोगियों के इलाज में इस दवा के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने भी एम्स भोपाल सहित देश के 3 बड़े अस्पतालों में गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों पर इस दवा के परीक्षण की अनुमति दी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में आपको कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय से अवगत करा रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मधुर यादव ने कहा कि नागरिकों को साफ सफाई के बुनियादी नियमों और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देशों का पालन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जब भी बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें। दूसरी बात, जहां तक हो सके कम सरफेसेस को छुएं। तीसरी बात यह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और चौथी बात यह है कि जो कोई भी आदमी खांसता है या छींकता है, आप उससे हमेशा अपने आप को दूर रखें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर डॉक्टर वेद चतुर्वेदी से रात 9:25 पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0112331444। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800115767 पर भी कॉल कर सकते हैं। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गरज के साथ आंधी भी आ सकती है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम तक आंशिक रूप से बादल घिरने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ छींटें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की आशा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और आंधी के साथ वर्षा हो सकती है। गिलगित में भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर बाद या शाम तक बादल और घने हो जाएंगे। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया है। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर मैसेज में दावा किया जा रहा है कि 1990 से 2020 के दौरान कार्यरत श्रमिकों को श्रम मंत्रालय से 1,20,000 रुपए मिलेंगे। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी और बेबुनियाद बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। चंद्रिका, आज लगभग सभी अखबारों ने विभिन्न सेक्टरों में लंबे समय से अटके कई बड़े सुधारों के फैसले की खबर अपने अपने आकलन के अनुसार दी है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल से होने वाली देश की आत्मनिर्भरता अखबारों की बड़ी सुर्खी बनी है। अमर उजाला ने लिखा है, सेनाओं को जल्द मिलेंगे स्वदेश में निर्मित अत्याधुनिक हथियार। 10वीं और 12वीं कक्षा की लंबित परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कल किए जाने की संभावना भी अखबारों में है। अमर उजाला ने वैश्विक संदर्भों में कोरोना के चलते महाशक्ति अमेरिका सहित कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था घुटनों पर चलने की खबर के साथ लिखा है, लाखों लोग बेरोजगार हुए, आयात निर्यात और कारोबार ठप।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 8 प्रमुख क्षेत्रों में ढांचागत सुधारों की घोषणा की। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई। कोयला और खनन निजी क्षेत्र के लिए खोले गए। देशव्यापी पूर्णबंदी का तीसरा चरण आज समाप्त हो रहा है। पंजाब सरकार ने पूर्णबंदी 31 मई तक बढ़ाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों के लिए कोविड-19 के प्रबंधन और निपटने की तैयारियों से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के आवागमन पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया। और वंदे भारत मिशन के तहत संयुक्त अरब अमारात से आज 3 उड़ानें भारत पहुंच रही हैं। INS जलाश्व माले से 588 भारतीयों को लेकर आज दोपहर कोच्चि पहुंचेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।